अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ब्रेस्ट सर्जरी। तो इसके अंदर से एक SCQ 4 MCQs आते हैं और 9 मार्क्स का ये टोटल बनता है और एक चैप्टर आपका कवर करता है। इट्स वेरी इजी, जल्दी कवर हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो ब्रेस्ट इज़ एन अपेंडेज ऑफ स्किन इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। सो इसके अंदर जो हमारे मेन पार्ट्स होते हैं, तो इसका ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, इसका फाइब्रस या सपोर्टिंग पार्ट होता है और फैट होता है। जो फंक्शनल यूनिट होता है ब्रेस्ट का, हम उसको टर्मिनल लोब्यूल कहते हैं और इट कंसिस्ट ऑफ डक्ट्यूल्स दैट आर ड्रेनिंग इनटू द मेजर सब एरियोलर डक्ट्स। सो हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज़ द टर्मिनल लोब्यूल। सो जो भी हमारे पास सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड होती हैं, इस टर्मिनल जो डक्ट लोब्यूलर सिस्टम होता है, ये हमारी मेजर सब एरियोलर डक्ट के अंदर जा रही होती हैं। तो ब्रेस्ट के अंदर 12 to 15 मेजर सब एरियोलर डक्ट्स होती हैं। तो अब ये जो टर्मिनल लोब्यूल होता है या टर्मिनल लोब्यूलर यूनिट होता है, इसके अंदर एल्वेलाई वगैरह होते हैं जहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस होता है, फिर डक्ट्यूल्स होते हैं। सो ये ड्रेन होते हैं इनटू द मिल्क डक्ट और मिल्क डक्ट से फिर मिल्क साइनस के अंदर, फिर वहाँ से ये निपल और एरोला के थ्रू बाहर आ रहा होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो टर्मिनल लोब्यूल है या टर्मिनल लोब्यूलर डक्ट सिस्टम है, ये हमारा फंक्शनल यूनिट है और ये ड्रेन होता है सब एरियोलर डक्ट के अंदर, जो कि 12 to 15 है। तो रेस्टिंग स्टेट के अंदर जो टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट होता है, ये वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि रीअब्जॉर्ब हो जाता है और जो निपल होता है उसको कैराटिन ने प्लग किया होता है। सो अगर कैराटिन डिसलॉज हो जाए तो फिजियोलॉजिकल सिक्रीशंस जो ये प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ये सरफेस ऑफ निपल पर आ सकती हैं और इनका डिफरेंट कलर होता है, फ्रॉम वाइट टू येलो टू ग्रीन टू ब्लू ब्लैक एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड अप टू 2/3 ऑफ नॉन प्रेगनेंट वुमेन। सो अब ये लोकेशन है ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट लाइज बिटवीन द स्किन एंड द पेक्टोरल फेशिया और पेक्टोरल फेशिया के साथ ये लूजली अटैच होता है एंड इट इज़ अटैच टू द स्किन विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट ऑफ कूपर्स या कूपर्स लिगामेंट होते हैं। सो अगर हम इसकी एक्सटेंशन की बात करें, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आप वैसे याद रख लेंगे, एक्सटेंड फ्रॉम क्लैविकल सुपीरियरली डाउन ऑन टू द एब्डोमिनल वॉल और from where it extends down to the rectus abdominis muscle, external oblique and serratus anterior. The axillary trail of breast runs between the pec muscles and latissimus dorsi to blend with the axillary fat. अच्छा, हम इसकी वैस्कुलर सप्लाई की बात करें तो जो सुप्रोलेटरली पार्ट होता है दैट इज सप्लाइड बाय द लेटरल thoracic artery which is a branch of the axillary artery और इंटरनल मेमोरी आर्टरी या परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल मेमोरी आर्टरी सुप्रोमीडली। सो ये आपके यहाँ नीचे डायग्राम भी बनी होगी। सो यहाँ पर उसने लाइनिंग की बात की हुई है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट इज लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स दैट आर सराउंडेड बाय द मायो एपिथेलियल सेल्स। बट जो मेजर सब एरियोलर डक्ट्स होती हैं, वो उनका जो टर्मिनल पोर्शन होता है दैट इज़ लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। इसी तरह अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होती है बेसिकली वो एक्सिलरी नोड्स की तरफ होती है और देयर आर 20 to 30 नोड्स इन द एक्सिला और इनके लेवल्स होते हैं विद द रिलेशन टू द पेक माइनर। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि मेस्टेक्टमी के अंदर हम जो है ना लेवल्स के हिसाब से रिमूवल करते होते हैं। सो जो नोड लेटरली हम शुरू करते हैं, नोड्स लेटरल टू द पेक माइनर आर कंसिडर्ड एज लेवल 1, बीनीथ इट आर कंसिडर्ड एज लेवल 2 एंड मीडियल टू पेक माइनर आर कंसिडर्ड एज लेवल 3। सो ओकेजनली ज़्यादातर तो लिम्फ जो होता है ना, वो जब कैंसर होता है तो एक्सिलरी नोड्स आपके जो होते हैं वहाँ पर ड्रेन हो रहा है। इसी तरह इंटरनल मेमोरी नोड्स भी होते हैं और समटाइम्स द मेन रूट ऑफ लिम्फ ड्रेनेज ऑफ कैंसर इज़ टू द इंटरपेक्टोरल नोड्स, जिनको हम रॉटर्स नोड कहते हैं, दैट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द पेक मेजर एंड द माइनर मसल्स। सो लिम्फेटिक ड्रेनेज में याद रखिएगा एक्सिलरी नोड्स होते हैं, उनके 3 लेवल्स हैं, इंटरनल मेमोरी नोड्स हैं एंड रॉटर नोड्स और इंटरपेक्टोरल नोड्स हैं। सो अब इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि क्या क्या चीज़ें हम करवा सकते हैं। सो बेसिकली एक ना याद रखिएगा कि जनरली हम ट्रिपल असेसमेंट करवाया करते हैं। कोई भी चीज़ आएगी ना ब्रेस्ट के रिलेटेड तो उसके अंदर हमने ट्रिपल असेसमेंट लाजमी करवानी होती है, वो हम अभी जिक्र भी करते हैं। तो सबसे पहले आपने जब भी कोई ब्रेस्ट डिजीज़ आनी है तो इसकी हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी है। मैमोग्राफी हम करते होते हैं, जैसे हम बाकी डिजीज़ के अंदर एक्सरे करते होते थे, तो आप समझें कि एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट इज़ नोन एज मैमोग्राफी और ये लो वोल्टेज एक्सरे होता है और आपने इसको
40 या 45, अब डिफरेंट है, यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, लेकिन यूजुअली 40-45 के बाद जो है मेमोग्राफी करवानी चाहिए। इसी तरह जो अल्ट्रासाउंड है बिलो द एज ऑफ 35 आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द सिस्टिक एंड सॉलिड लीजन्स। क्वेश्चन आया हुआ है MRI का कि वो ब्रेस्ट के जो लंप ब्रेस्ट के अंदर कैसे रोल प्ले करता है, ये आपने ज़रूर याद करना है। ये रेडियोलॉजी में समटाइम्स आ जाता है, कभी कभार इसमें भी। सो स्कार फ्रॉम लोकल, इट कैन डिस्टिंग्विश अ स्कार फ्रॉम लोकल रिकरेंस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, मल्टी फोकैलिटी ऑफ मल्टी सेंट्रिसिटी when lobular cancer is diagnosed। इसी तरह extent of ductal carcinoma in situ और best imaging modality in women with implants। to remember to distinguish scars from cancer, to assess multifocality and multicentricity और assess the extent of the ductal carcinoma in situ। और जिन ख़वातीन के अंदर implants होते हैं उनके लिए best imaging modality है। इसी तरह it is also a useful screening tool in high risk women with the family history। तो ये कुछ 5 पॉइंट हैं। इसी तरह बायोप्सी की जा सकती हैं, तो बायोप्सी के अंदर FNAC, ट्रू कट बायोप्सी, इंसिजनल बायोप्सी होती है। तो नीचे ट्रिपल असेसमेंट लिखा हुआ है, ये भी SCQ आता है, वो MRI वाला भी SCQ था। सो कोई भी पेशेंट आ रहा है ब्रेस्ट लम्प के साथ या अदर सिम्टम्स के साथ, शी शुड बी परफॉर्म्ड विद ट्रिपल असेसमेंट। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है क्लिनिकल असेसमेंट। तो उसके अंदर आपने उसकी एज पूछनी होती है, उसकी हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन करनी होती है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर मेमोग्राफी को अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी होती है, और हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस में आपने FNAC और ट्रू कट बायोप्सी करवानी होती है। Remember, FNAC is the best and diagnostic investigation of choice for a breast lump। सो ये आप याद रखिएगा, ट्रिपल असेसमेंट में हमने क्लिनिकल असेसमेंट करानी है, एज एंड हिस्ट्री एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल असेसमेंट में अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, मेमोग्राफी करवाना है, एंड इसके साथ साथ हिस्टोलॉजिकल असेसमेंट में FNAC एंड कोर कट बायोप्सी। आगे हमारे पास निप्पल रिट्रैक्शन हो सकती है। सो आपने देखा होगा इट इज़ रिलेटेड विद कार्सिनोमा। सो सिंपल रिट्रैक्शन प्यूबर्टी के ऊपर हो सकती है, इट इज़ नोन एज अ सिंपल निप्पल इन्वर्जन। लेकिन अगर स्लिट लाइक निप्पल रिट्रैक्शन होगी तो ये ज़्यादातर डक्ट एक्टेजिया में होती है, जबकि जो सर्कमफ्रेंशियल निप्पल रिट्रैक्शन होती है ये कार्सिनोमा के अंदर होती है। सो इट कैन बी ट्रीटेड विद कॉस्मेटिक सर्जरी और मैकेनिकल सक्शन भी की जा सकती है। तो रिमेंबर, स्लिट लाइक जो निप्पल रिट्रैक्शन है इट इज़ कॉज्ड बाय डक्ट एक्टेजिया। इसी तरह क्रैक निप्पल्स, ये बेसिकली लैक्टेशन के दौरान हो जाता है। सो आप जो फीडिंग है उसको 1 से 2 दिन के लिए पॉज कर सकते हैं, एंड द ब्रेस्ट कैन बी एम्प्टेड विद द ब्रेस्ट पंप। आगे SCQ आता है डिस्चार्ज का, वो पूछते हैं कि आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताएं यूनिलैटरल निपल डिस्चार्ज का, उसकी इन्वेस्टिगेशंस बताएं। सो इसमें आपने ये यहाँ पर एक टेबल सा बना हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा बना हुआ है, आपने इसी तरह याद करना है। अगर तो डिस्चार्ज आ रहा है ना, कॉजेज ऑफ निपल डिस्चार्ज है डिफरेंट, अगर तो सरफेस के ऊपर से डिस्चार्ज आ रहा है तो या तो फिर एक्जिमा हो सकता है, पैजेट डिजीज़ हो सकती है। पैजेट डिजीज़ जो है ना, इसका SCQ आया था, इसके अंदर भी ना एक मैस सा प्रोड्यूस होता है बिहाइंड द एरियोला, और ना एक्जिमा होता है। एक्जिमा जहाँ पर भी अगर आपको जिक्र हो तो पैजेट डिजीज़ हो। इसका जो आपने अगर क्वेश्चन आए तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट बिल्कुल कार्सिनोमा ब्रेस्ट जब हम डिस्कस करेंगे ना, आपने उसकी तरह का लिखना है, सेम उसी तरह होता है। और ये आगे फिर आता है हमारे पास डिस्चार्ज फ्रॉम अ सिंगल डक्ट। सो सिंगल डक्ट में या तो हमारा ब्लडी डिस्चार्ज आ सकता है या सीरियस डिस्चार्ज आ सकता है। तो ये अगर ब्लड होगा तो डक्ट पेपिलोमा हो सकता है, डक्ट एक्टेजिया हो सकता है, डक्ट कार्सिनोमा हो सकता है। अगर सीरियस डिस्चार्ज है तो फाइब्रो एडिनोसिस हो सकता है, डक्ट एक्टेजिया हो सकता है, या डक्ट कार्सिनोमा। तो डक्ट एक्टेजिया और डक्ट कार्सिनोमा दोनों में कॉमन है, लेकिन अगर ब्लड होगा तो स्पेसिफिकली पेपिलोमा हो सकता है या फाइब्रो एडिनोसिस हो सकता है। इसी तरह अगर डिस्चार्ज फ्रॉम मोर देन 1 डक्ट आ रहा है, तो अगर ब्लड आ रहा है तो सिमिलरली वही ऑप्शन आएंगे, डक्ट कार्सिनोमा, डक्ट एक्टेजिया, डक्ट पेपिलोमा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन हमने इस तरह की हुई है कि अगर ब्लैक डिस्चार्ज आ रहा है तो डक्ट एक्टेजिया भी अंदर आता है, पुरुलेंट हो तो मैस्टाइटिस के अंदर आता है, और अगर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी कॉजेज़ के अंदर लैक्टेशन एक तो हो सकती है, या फिर हाइपोथायराइड के अंदर होता है, या प्रोलैक्टिनीमिया, अगर ज़्यादा प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस हो रहा हो तो उस कंडीशन के अंदर हो रहा होता है। सो आपने ये इस तरह याद रखना है कि अगर सरफेस से डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर सिंगल डक्ट से डिस्चार्ज आ रहा है, या मल्टीपल डक्ट से डिस्चार्ज आ रहा है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली तमाम को याद रखना है।
सो ये अच्छा, अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस भी पूछी हुई हैं, तो वो उसके अंदर ट्रिपल असेसमेंट करवाते होते हैं हम। सिंपल आपने ट्रिपल असेसमेंट लिख देनी है, और ट्रीटमेंट के अंदर सिंपल रीएश्योरेंस करवानी होती है अगर कोई मसला नहीं है तो, वरना फिर माइक्रो डोकेक्टमी कर देते होते हैं, और द टोटल एक्सीजन ऑफ डक्ट अगर फिर भी सिम्टम्स प्रॉब्लमेटिक हैं। ये बिल्कुल आखिर के अंदर एक ना टेबल के अंदर माइक्रोडोकेटमी लिखा हुआ है। तो नॉर्मली रीएश्योरेंस करवानी होती है, लेकिन अगर नहीं मसला हल हो रहा तो अपनी माइक्रोडोकेटमी करनी होती है। अच्छा, आगे हमारे पास ये बिनाइन कंडीशंस आ जाती हैं। तो फाइब्रोएडिनोमा, सो फाइब्रोएडिनोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है। इसका जब भी सिनेरियो आएगा ना तो वो बताएगा कि नॉन टेंडर लंप है, मोबाइल लंप है, और इसके अंदर जो एज ग्रुप होता है ये 40 से नीचे होता है। तो ये आपने ये 3 बातें याद रखनी है, तो आपका सिनेरियो पिक हो जाएगा। मोबाइल लंप होगा, अपर आउटर क्वाड्रेंट में रबरी हो सकता है, वो एज ग्रुप 15 to 30 के दरमियान देता है, मोबाइल देगा, सही है। सो इन मोस्ट बिनाइन जो है ना ट्यूमर है फीमेल, और इट इज़ बेसिकली ड्यू टू एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द लोब्यूल्स एंड स्ट्रोमा ऑफ ब्रेस्ट टू द हार्मोनल स्टिमुलाई। यहाँ पर उसने एज 15 to 25 दी हुई है। प्रेजेंटेशन के अंदर ये फर्म रबरी मोबाइल लम्प्स होते हैं। सो इसकी इन्वेस्टिगेशंस वो पूछते होते हैं कि क्या करवाएंगे, तो वो आपने ट्रिपल असेसमेंट लिखनी है। और अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें ना तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि असल में इसमें हमने जो है ना ट्रिपल असेसमेंट करके फिर हमने देखना होता है कि क्या सूरत हाल है। सो अगर तो इसको हम सर्जिकली भी इंसाइज कर सकते हैं। तो सर्जिकली इंसिजन के अंदर या एक्सीजन के अंदर हमारे पास 2 प्रोसीजर हैं, एक तो एक्सेशनल बायोप्सी कर सकते हैं और एन्यूक्लिएशन कर सकते हैं। लेकिन हमने तब करना होता है कि अगर साइटोलॉजी के अंदर हमें कोई सस्पिशन मिले या लंप ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर हो, या पेशेंट खुद डिज़ायर कर रहा हो, सही है। तो ये आपने याद रखना है कि सबसे पहले तो आपने पेशेंट को, अगर तो कोई मसला नहीं है तो रीएश्योर करना है, या आप इसके अंदर या पॉइंट्स साइड पे बेशक लिख लें। सबसे पहले आपने रीएश्योर करना है, फिर आपने उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। अगर तो साइटोलॉजी उसकी जो है ना वो उसके अंदर सस्पिशन आ गई है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। उसके अंदर हम इन्यूक्लिएशन कर सकते हैं और एक्सेजनल बायोप्सी। ऑल्टरनेटिव कुछ ट्रीटमेंट्स भी होते हैं उसके अंदर, क्रायो एब्लेशन, इकोथेरेपी और रिमूवल विद लार्ज कोर वैक्यूम बायोप्सी सिस्टम। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले रीएश्योरेंस, दूसरे में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर तो आपकी साइटोलॉजी सस्पिशियस, देन सर्जरी, इन्यूक्लिएशन एंड एक्सेजनल बायोप्सी। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के अंदर क्रायो एब्लेशन, इकोथेरेपी, इको लाइक इकोकार्डियोग्राफी, इकोथेरेपी और रिमूवल विद लार्ज कोर वैक्यूम बायोप्सी सिस्टम। फ्लॉइडिस ट्यूमर आपको पता है लीफ लाइक ट्यूमर होता है ये, और ये लेस कॉमन है। और इसका एक ही सवाल आया हुआ था कि व्हाट इज़ फ्लॉइडिस ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट एंड डिस्क्राइब इट्स प्रेजेंटेशन। दीज आर द बिनाइन ट्यूमर्स। इसको हम पहले कहते होते थे सीरोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रॉडी या साइटोसार्कोमा। और ये जो है ना ओवर द एज ऑफ 40 होते हैं और बिनाइन होते हैं बट लोकली इन्वेसिव होते हैं। सो वो पिछले वाला इन्वेसिव नहीं था, ये दे आर बिनाइन बट लोकली इन्वेसिव, ओवर द एज ऑफ 40 होते हैं, और दे अराइज फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ ब्रेस्ट। इनको प्रीवियसली हम सीरोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रॉडी या साइटोसार्कोमा कहते थे। इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर ये होता है कि लार्ज होते हैं, मैसिव ट्यूमर होते हैं विद बॉसिलेटेड सरफेस, और ये अल्सरेट कर सकते हैं ओवरलाइंग स्किन को और ड्यू टू द प्रेशर नेक्रोसिस, और ये मोबाइल होते हैं। तो ये भी मोबाइल होते हैं लेकिन इनका बॉसिलेटेड सरफेस होता है, ये बड़े से होते हैं और ये ऊपर वाली जो स्किन को अल्सरेट कर सकते हैं। सो इसके ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास जो इसकी बिनाइन टाइप होती है उसके अंदर हम इन्यूक्लिएशन या फिर वाइड लोकल एक्सीजन करते होते हैं। बट अगर तो मलिग्नेंट है या रिकरेंट है या मैसिव है तो उसके अंदर फिर हम मैस्टेक्टमी कर देते होते हैं। सब इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर 2 आप हेडिंग्स डालेंगे, एक बिनाइन टाइप के लिए इन्यूक्लिएशन और वाइड लोकल एक्सीजन, बट इन मैलिग्नेंसी या रिकरेंस या फिर मैसिवनेस आप इसको मैस्टेक्टमी की तरफ जाएंगे। अच्छा, आगे हमारे पास गलेक्टोरिया है। तो कॉपियस बायलैटरल डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम मल्टीपल डक्ट दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नोन एज द गलेक्टोरिया। तो ये जो ए लैक्टेशनल अगर कोई मतलब मिल्क एजेक्शन हो रही है तो उसको हम गलेक्टोरिया कहते हैं। उसके अंदर ड्रग्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो डोपामिन और जो है ना जो प्रोलैक्टिन, इनका ऑपोजिट सिस्टम चलता होता है। तो जब भी कोई भी सिचुएशन ऐसी होगी कि डोपामिन कम होगा या फिर प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो
कंडीशन के अंदर हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ड्रग्स लाइक डोपामिन एंटागोनिस्ट दिए जा रहे हैं या फिर कोई पिट्यूटरी एडिनोमा है जिसकी कंडीशन के अंदर हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया हो गया है, तो इस कंडीशन के अंदर हो सकता है। इसी तरह कशिंग डिजीज़ या हाइपोथायराइड के अंदर भी हो सकता है। हमने पहले भी बात की थी डिस्चार्ज के अंदर। तो इसके अंदर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस यही हैं। तो एक तो आपने अगर इस तरह को रीएश्योरेंस वगैरह कराएं, और फिर जो भी कॉजेटिव एजेंट है, अगर तो डोपामिन एंटागोनिस्ट हैं तो उनको आप रिमूव करवा के डोपामिन एगोनिस्ट लाइक ब्रोमोक्रिप्टीन दे सकते हैं, विच इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर और पिट्यूटरी एडिनोमा है तो उसका उसी तरह रेयरली सर्जिकल इंटरवेंशन लाइक डक्ट लाइगेशन में बी नीडेड। सो ये याद रखिएगा कि इसके अंदर डोपामिन एगोनिस्ट देते होते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। गैलेक्टोसील इसी तरह सब एरियोलर सिस्ट अगर बन जाए, और ये ऑलवेज डेट्स फ्रॉम लैक्टेशन। इसी तरह सिस्ट होती है, हम पहले बात कर चुके हैं। एमेजिया इट इज़ अ कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट। पोलीमेजिया एक्सेसरी ब्रेस्ट हो तो आपको याद होगा कि मिल्क लाइन होती थी, सो उसके अलॉन्ग अगर कहीं पर भी कोई ब्रेस्ट इशू पड़ा हो लाइक एक्सेला के अंदर, ग्रोइन के अंदर, बटक्स के अंदर, थाई के अंदर, इसी तरह वो एक लाइन आ रही होती थी, अगर आपको याद हो तो उसके अलॉन्ग कहीं पर भी हो तो उसको हम पोलीमेजिया कहते हैं। इसी तरह डिफ्यूज हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट, अब ये पुबर्टी के अंदर हो सकती है या ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी हो सकता है। ये इतनी एनॉर्मस समटाइम्स हो जाती है कि नीज तक जो है वो टिश्यू इनलार्ज कर देता है अगर कोई बंदा बैठा हुआ है। सो इसके अंदर फिर हम एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं, और फिर ऑब्वियसली जो रिडक्शन मैमोप्लास्टी है वो की जा सकती है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल कॉज है तो इसके अंदर रिडक्शन मैमोप्लास्टी करवाई जाती है। अक्सर आपने अगर प्लास्टिक सर्जन्स को देखा हो तो जो मल्टीपैरस वुमेन होती हैं तो वो रिडक्शन मैमोप्लास्टी के लिए ऑप्ट करती हैं। इसी तरह हेमाटोमा ऑफ ब्रेस्ट हैं, फैट नेक्रोसिस है। सो अगर कोई ट्रॉमा वगैरह हो तो फिर ये फैट नेक्रोसिस हो सकता है, और बायोप्सी वगैरह हम कर सकते हैं। एक दफ़ा को मेरा ख्याल है इसका आया हुआ है कि आइस स्केटर प्रेजेंट्स विद सस्टेन इंजरी टू हर लेफ्ट ब्रेस्ट, पेनलेस मैस बन गया आउटर क्वाड्रेंट का, और स्किन रिट्रैक्शन भी है। सो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइक, क्योंकि अब उसने बता दिया है कि इंजरी हुई है, सो आपने इसको ट्रोमेटिक, लेकिन आपने फिर ट्रिपल असेसमेंट फिर भी कर ही लेनी है। इसी तरह ब्रेस्ट एब्सेस है, सो ये क्वेश्चन आता होता है तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा। सो ब्रेस्ट एब्सेस इज सिक्वेले ऑफ बैक्टीरियल मेस्टाइटिस। बैक्टीरियल मेस्टाइटिस होगा, उसके बाद ब्रेस्ट एब्सेस बन जाएगी। तो कॉजेज़ के अंदर लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस, इसका सिनेरियो बहुत दफ़ा आता होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, उन्हें पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, टेम्परेचर है, इसी तरह टेंडरनेस है, वार्मनेस है, पुरलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, टेंडर लिम्फेडिनोपैथी है, थ्रॉबिंग पेन है। तो ये तमाम फीचर्स जो है ना ये लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस के। इसका पैथोफिजियोलॉजी ये है कि इंजरी ऑफ, मतलब जो निपल स्किन की इंजरी होगी वहाँ से बैक्टीरिया जो कि हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है फ्रॉम द इन्फेंट्स माउथ, वो एंटर हो जाता है स्किन के अंदर, और वहाँ पर ये लोकल इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है। सो ये लैक्टेशनल जो है ना ब्रेस्ट एब्सेस इज़ वेरी कॉमन। इसी तरह नॉन लैक्टेशनल भी हो सकता है, मिडल एजड फीमेल हु स्मोक, इसका स्मोकिंग के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। स्ट्रेप्टोकोकस एनारोब्स की वजह से हो सकता है। सो इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं उसके अंदर पेन, रेडिंग, स्वेलिंग, फ्लैक्चुएशन मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा थ्रॉबिंग पेन, फीवर, टेंडरनेस, डिस्चार्ज, टेंडर लिम्फेडिनोपैथी वगैरह शामिल हैं। सो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हाँ इसकी इन्वेस्टिगेशन पूछा करते हैं। सबसे पहले तो आपने CBC यहाँ पर नहीं लिखी होगी, CBC करवा लेना। उसके अंदर आपको टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट आपने देख लेनी है। उसके अलावा आपने जो डिस्चार्ज है या मिल्क है उसको एस्पायरेट करना है और उसको साइटोलॉजी के लिए भेजना है, कल्चर सेंसिटिविटी के लिए, और अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ ब्रेस्ट करवा सकते हैं। तो इट इज़ अ गुड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ डिस्चार्ज या मिल्क, इसी तरह एस्पायरेशन हम कर सकते हैं, CBC करवा सकते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये आपके पास इसकी इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट के अंदर आपने ना इसको इस तरह डिवाइड कर लेना है कि अर्ली फेजेस, लेट फेजेस और प्रिवेंशन। सो अर्ली फेजेस के अंदर हम जो है एंटीबायोटिक्स देते हैं, ये आप यहाँ पर लिखी हुई है फ्लूक्लोक्सिसिलिन और को अमोक्सिक्लाव, ऑगमेंटिन वगैरह दे सकते हैं। इसके साथ सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट, लोकल हीट एंड एनाल्जेसिक्स। तो अर्ली फेज़ के अंदर जो है ना आपने ये करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट, लोकल हीट एंड एनाल्जेसिया। लेट फेज़ के अंदर जब एब्सेस डेवलप हो जाते हैं इसको हम ड्रेनेज कर सकते हैं या फिर एस्पायरेशन कर सकते हैं। सो ड्रेनेज अंडर लोकल एनेस्थीसिया और अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन भी की जा सकती है। ये आजकल आइडियल और स्टैंडर्ड इसका ट्रीटमेंट है, अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड एस्पायरेशन। इसी तरह प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं,
जो अफेक्टेड साइड पे अगर ब्रेस्ट फीडिंग वहाँ पर आपने स्टॉप करवा देनी है और ब्रेस्ट पम्प के थ्रू उसको एम्प्टी किया जा सकता है। इसी तरह अगर लैक्टेशन स्टॉप करनी हो मतलब टेम्परेरी जब तक ठीक नहीं हो जाता तो ब्रोमोक्रिप्टीन और पार्लोडेल यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रोमोक्रिप्टीन इट इज़ अ डोपामिन एंटागोनिस्ट, सो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह में याद कर लेना कि इसको अर्ली फेज़ के अंदर हम एंटीबायोटिक्स दे सकते होते हैं, सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट, लोकल हीट एंड एल्जेसिया। इसी तरह लेट फेज़ के अंदर आपने इसको एस्पायरेशन और ड्रेनेज की तरफ चले जाना है। और प्रिवेंशन के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को अपने अफेक्टेड साइड पर स्टॉप करना है। ब्रेस्ट को आप एम्प्टी कर सकते हैं मीनवाइल ब्रेस्ट पम्प के साथ, और लैक्टेशन को ब्रोमोक्रिप्टीन से स्टॉप किया जा सकता है। आगे मेमरी डक्ट फिस्टुला है, मंडोज डिजीज़, डक्ट एक्टीजिया। डक्टेजिया में आपको बताया था स्लिट लाइक अगर रिट्रैक्शन हो जाए, सो इट इज़ द डायलेटेशन ऑफ ब्रेस्ट डक्ट्स विच इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद पेरिडक्टल इन्फ्लेमेशन और पेरिडक्टल मेस्टाइटिस। कॉमन कॉज के नोन है बट इट इज़ मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू स्मोकिंग। सो पैथोजेनेसिस के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर डायलेटेशन होती है वन और मोर डक्ट की, विच इज़ फिल्ड विद सिक्रीशंस ग्रीन और ब्राउन, और ये जो स्टैग्नेंट फ्लूइड है ये फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वहाँ पर प्रोड्यूस करता है और इवन कैन लीड टू एब्सेस ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। सॉरी। इसी तरह क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमारे पास निपल डिस्चार्ज आ सकता है, सब एरियोलर मैस होता है इसके अंदर, मेमरी डक्ट फिस्टुला बन सकता है, स्लिट लाइक निपल हो जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर कार्सिनोमा को आपने सबसे पहले तो एक्सक्लूड करना होता है, स्मोकिंग आपने छुड़वानी होती है क्योंकि मैंने बताया कि ये इंक्रीज़ कर देता है चांस को। इसी तरह एंटीबायोटिक फ्लूकॉक्सिलिन और मेट्रोनिडाज़ोल लिया जा सकता है। सर्जरी भी हम कर सकते हैं। तो डक्ट एक्टीजिया के अंदर जो सर्जरी करते होते हैं वो होता है, उसको हम हार्ड फील्ड ऑपरेशन कहते हैं, जिसके अंदर जितने भी मेजर डक्ट्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। सो कार्सिनोमा को एक्सक्लूड करने के लिए ट्रिपल असेसमेंट आपने करवा लेनी है, स्मोकिंग को छुड़वाना है, एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं और सर्जरी करवाई जा सकती है। अच्छा, इसके अंदर और हाँ इसके अंदर यही है। इसके साथ फिर हमारे पास ये एबरेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। इसमें गायनोकोमेस्ट्रिया है, ये इसका क्वेश्चन आता है कि ग्रेजुअल डिफ्यूज पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ बोथ ब्रेस्ट इन मेन। अगर वो पेनलेस इनलार्जमेंट है तो ये बिनाइन कंडीशन होती है, मेन के अंदर होती है। इसी कॉजेज़ का ऐसी क्यों आता है? सो कॉजेज़ के अंदर फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकता है प्यूबर्टी या न्यूनेटल पीरियड के अंदर या एल्डरली के अंदर हो सकता है। ड्रग्स हैं लाइक सिमेटेडिन, डिजिऑक्सिन, स्पाइरोनोलेक्टोन, स्टीरॉइड्स, मिथाइल डोपा, ये कर सकती हैं। इसी तरह एस्ट्रोजन एक्सेस किसी केस के अंदर हो गई है, लाइक टेस्टिकुलर ट्यूमर है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एड्रेनोकॉर्टिकल न्यूरोप्लाज्म, CLD के अंदर भी हो जाता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज, सिरोसिस के अंदर। इसी तरह अगर एंड्रोजन इनसफिशिएंसी है लाइक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, लेप्रोसी, ऑर्काइटिस, रेडिएशन या रेनल फेलियर के अंदर भी हो सकता है, या ओल्डर एज के अंदर हम कह सकते हैं। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि इसको डिवाइड कर लें फिजियोलॉजिकल के अंदर न्यूनेटल, प्यूबर्टल एंड एल्डरली कॉजेज़। फिर ड्रग्स के अंदर सिमेटेडिन, डिजॉक्सिन, स्पाइरोनोलेक्टोन, स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, H2 ब्लॉकर्स, मिथाइल डोपा। एस्ट्रोजन एक्सेस अगर किसी कंडीशन के अंदर लाइक टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं, लिवर के कोई ट्यूमर है, CLD है, सिरोसिस है, रेनल ट्यूमर्स हैं, एड्रेनोकॉर्टिकल न्यूरोप्लाज्म, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एंड्रोजन इनसफिशिएंसी लाइक क्लाइनफेल्टर, लेप्रोसी, ऑर्काइटिस, रेडिएशन, रेनल फेलियर। सो इसके अंदर सबसे पहले तो ट्रीटमेंट आपने सबसे पहले तो उसको रीअश्योर करवाना होता है, ट्रीट द कॉज वेयर पॉसिबल। आप उसे रीअश्योर करवाएं, उसकी जो मेलिग्नेंसी है उसको रूल आउट करें। और इसके अंदर हम करते होते हैं सब क्यूटेनियस मेस्टेक्टमी वाइल प्रिजर्विंग द निपल एंड एरियोला। सो ये आजकल करवाई जाती है। इसी तरह इसके अंदर अगर फार्माकोलॉजिकल अगर आप लिखना चाहें तो टमोक्सिफिन और एरोमेटोज इनहिबिटर लाइक डेनाजोल वगैरह यूज़ किए जाते हैं। एरोमेटोज इनहिबिटर या फिर डेनाजोल यूज़ कर सकते हैं, टमोक्सिफिन भी यूज़ कर सकते हैं, वरना बेसिकली रीअश्योरेंस और सबक्यूटेनियस मेस्टेक्टमी करवाई जाती है क्योंकि इसकी बिनाइन कंडीशन है, इस वजह से रीअश्योरेंस इज़ अ गुड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मेस्टेल्जिया है, इसमें से भी क्वेश्चन आता होता है। सो मेस्टेल्जिया मींस ब्रेस्ट पेन एंड इट कैन अराइज फ्रॉम ब्रेस्ट, और चेस्ट पेन मतलब कहीं और से भी रेफर भी हो सकती है। बट अगर बिल्कुल वेग सा सिनेरियो है ना, लाइक सिनेरियो आया था 25 ईयर्स ओल्ड लेडी प्रेजेंटेड विद पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन बोथ ब्रेस्ट फॉर 2 years, हाउ विल यू मैनेज?
सो ये मेस्टैल्जिया है, मतलब कोई और चीज़ नहीं है। साइक्लिकल या फिर ए साइक्लिकल हो सकती है, यूजली ये साइक्लिकल होती है, तो लाइक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसके साथ ये रिलेट कर रही होती है। इट यूजली अफेक्ट्स द अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट एज ब्रेस्ट इज मोर ग्लैंडुलर देयर एंड पेन अकर्स 3 to 7 days before menstruation and improves at onset of menstruation. So basically ये exaggerated response to the hormonal changes that are occurring during the menstrual cycle उस वजह से हो रही होती है, और ब्रेस्ट स्वेल कर जाती है, नोडुलैरिटी ज़्यादा हो जाती है, टेंडर हो जाती है, तो नॉन साइक्लिकल पेन भी हो सकती है, उसके साथ भी रिलेटेड हो जाती है। लेकिन जो नॉन साइक्लिकल पेन है दैट इज़ लेस रिस्पॉन्सिव टू द ड्रग थेरेपी। सो इसके अंदर जो इसकी मतलब ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आप ट्रिपल असेसमेंट करें, यू हैव टू एक्सक्लूड कैंसर। अगर एक्सक्लूड हो जाए तो फिर आप रीएश्योर कर दें पेशेंट को, रीएश्योरेंस, ठीक है। और कुछ जो है मेडिकेशन उसके अंदर इवनिंग प्रिमरोज ऑयल ये यूज़ किया जा सकता है। ये गैमा लिनोलेनिक, द एक्टिव कंपोनेंट इज गैमा लिनोलेनिक एसिड, अ फैटी एसिड दैट मॉड्यूलेट्स हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन। इसी तरह ब्रेस्ट सपोर्ट दी जा सकती है फ्रॉम अंडर अ फर्म ब्रा और अंडर गारमेंट ड्यूरिंग द डे एंड सॉफ्ट ब्रा एट नाइट। इसी तरह डायनाजोल दिया जा सकता है, ये एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है। इसी तरह अदर ड्रग्स लाइक ब्रोमोक्रिप्टीन, टमॉक्सिफेन, टेस्टोस्टेरोन ये भी यूज़ किए जा सकते हैं, बट देयर आर अनलाइसेंस्ड। सो बेसिकली आपने सबसे पहले तो ट्रिपल असेसमेंट कर लेनी है, रीअश्योर करवाना है पेशेंट को अगर तो कोई मसला नहीं है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल मेडिकेशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रेस्ट सपोर्ट डायनाजोल इस्तेमाल किया जा सकता है, और टमॉक्सिफेन, ब्रोमोक्रिप्टीन वगैरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपका मेस्टैल्जिया हो जाता है। इसके बाद हमारा सबसे जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज़ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा। सो ये आपको उसकी सारी चीज़ें ही पता होनी चाहिए। इसके रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, डायग्नोसिस इसका इंपॉर्टेंट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरह इसके स्टेजेस सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो अक्सर वो साइज़ पूछ के स्टेज पूछ लेते होते हैं, तो यू हैव टू डू दैट वेरी वेल। सो इसके अंदर हमारे पास ब्रेस्ट ट्यूमर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मिडिल एज वुमेन कॉजेज। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, रिस्क फैक्टर्स उसने पूछे हुए हैं ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो एज बिफोर एज ऑफ 20 या 90 नहीं होता। फैमिली हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो फिर चांसेस होते हैं। इसी तरह हार्मोनल इफेक्ट, एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीजेज द रिस्क। अगर तो मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल का जो पीरियड है वो ज़्यादा हो जाए, लाइक अर्ली मेनार्की हो जाए, लेट मेनोपॉज, दैट ये भी इंक्रीज कर देता है। इसी तरह लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 30 इंक्रीजेज द रिस्क। प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी प्रोटेक्टिव होती है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्टिव होती है, कॉन्ट्रासेप्शन इज़ इट इंक्रीजेज द रिस्क। इसी तरह हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ये भी रिस्क बढ़ा देती है। अल्कोहल इन डाइट इंक्रीजेज द रिस्क। इसी तरह अगर जेनेटिक्स की बात करें, BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन जो हैं वो रिस्क बढ़ाती हैं। इसी तरह म्यूटेशन अगर P53 के अंदर हो, ली फ्रोमैनी सिंड्रोम, काउडन डिजीज़, तो ये रिस्क फैक्टर्स याद रखिएगा कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, या अगर ब्रेस्ट कार्सिनोमा दूसरी ब्रेस्ट मतलब कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट का है तो तब भी दूसरी ब्रेस्ट के अंदर चांस बढ़ जाता है। इसी तरह BRCA1, BRCA2, ओबेसिटी, अल्कोहल, नलीपैरिटी, ये तमाम इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन उसने लिखी हुई है नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव के अंदर। नॉन इन्वेसिव के में ऑब्वियसली डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू एंड लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। इन्वेसिव के अंदर यही पर कार्सिनोमा ऑफ इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, इसके अलावा मेडुलरी कार्सिनोमा, कोलाइड कार्सिनोमा, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा एंड पेजेट्स डिजीज़ ऑफ निपल। सो पेजेट्स डिजीज़ ऑफ निपल जो है ना, इसका सिनेरियो आता है, मैंने आपको पहले शायद इसकी फीचर्स बताए हैं। इसका ट्रीटमेंट सेम, अगर इन्वेस्टिगेशन पूछे, ट्रीटमेंट पूछे तो आप सेम ये वाला लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वो एक्जिमा का जिक्र करेगा और ये इन्वेसिव है। अच्छा, यहाँ पर इसका स्प्रेड दिया गया है। लोकल स्प्रेड इसका चेस्ट वॉल के ऊपर हो सकता है। लिम्फेटिक स्प्रेड बड़ा इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर MCQs में आता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, तो एक्सिलरी नोड्स में सबसे ज़्यादा होता है, फिर इंटरनल मेमोरी, सुप्रा क्लेविकुलर, कॉन्ट्रालेटरल लिम्फ नोड्स। हेमाटोजेनस स्प्रेड इसका लंग्स, लिवर, बोन और ब्रेन के अंदर भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में लंप हो सकता है, अल्सरेशन हो सकती है, अपर आउटर क्वाड्रेंट मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व होता है, निपल रिट्रैक्शन होता है, जैसे हम बात कर रहे थे सर्कमफ्रेंशियल निपल रिट्रैक्शन होती है। इसी तरह लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है और मेटास्टेसिस हो सकता है, बोन पेन, लंग्स, प्लूरल एफ्यूजन। तो बोन के अंदर ये जा सकता है प्लूरल एफ्यूजन। सो
इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? तो ये ऐसे क्यों आता होता है, बहुत दफ़ा आता है कि आप बताएं कि रेलेवेंट स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन बता दें या वैसे बता दें कि आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, या समटाइम पूछ लेते हैं कि ब्लड टेस्ट कौन से करवाएंगे। तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। तो डायग्नोसिस के लिए मैंने आपको शायद पहले बताया था FNAC, और ये जो बायोप्सीज हैं देयर आर फॉर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। FNAC करवा सकते हैं, कोर कट बायोप्सी करवा सकते हैं, और इंसिजनल बायोप्सी करवा सकते हैं। ठीक है। स्टेजिंग के लिए अगर आए तो उसके अंदर आप क्या करवा सकते हैं, लोकल एक्सटेंट देखने के लिए मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या MRI ब्रेस्ट करवा सकते हैं। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट को चेक करने के लिए हम क्लिनिकल जजमेंट करवाते हैं या सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करवाते होते हैं। सिस्टेमिक स्प्रेड को देखने के लिए हम अब अगर हेमाटोजेनस स्प्रेड देखना है तो पल्मोनरी अगर देखना है तो CT या एक्सरे टेस्ट करवाएंगे। बोन के लिए हम रेडियो आइसोटोप स्कैन्स करवाते होते हैं। ब्रेन के लिए CT स्कैन करवाते हैं। लिवर के लिए अल्ट्रासाउंड या CT एब्डोमेन करवा सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर कि मतलब हेमाटोजेनस स्प्रेड जहाँ जहाँ हो रहा है, बोन के लिए आप रेडियो आइसोटोप करवा लें, लिवर के लिए CT और अल्ट्रासाउंड करवा लें, इसी तरह लंग्स के लिए CT अल्ट्रासाउंड करवा लें, लंग्स के लिए आप एक्सरे और CT करवा लें, इसी तरह ब्रेन के लिए CT स्कैन करवा लें। एक आपने ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर ब्लड टेस्ट कौन कौन से करवाते हैं। सो लिवर्स के लिए हम LFTs करवा सकते हैं, सीरम कैल्शियम लेवल्स वगैरह चेक करवा सकते हैं। ठीक है। तो डायग्नोसिस में आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी करनी है। उसके लिए FNAC, टूकराट और इंसिजनल। लोकल एक्सटेंट देखने के लिए मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और MRI। लिम्फ नोड्स के लिए क्लिनिकल जजमेंट और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। सिस्टेमिक स्प्रेड के लिए ये तमाम जो अब मैंने वो बताया, पल्मोनरी मेट्स और लिवर, ब्रेन, CT वगैरह। और ब्लड टेस्ट के अंदर LFTs और जो है ना सीरम कैल्शियम। तो ये आपने याद रखना है। स्टेजिंग के लिए आपने डायग्नोसिस वाली निकाल के आप बाकी लिख सकते हैं, लाइक सिस्टेमिक स्प्रेड और लोकल एक्सटेंट। बाकी इसके अंदर हाँ जी, आगे इसके अंदर हमारे पास TNM स्टेजिंग आ जाती है। तो अगर TIS मतलब कार्सिनोमा इन सीटू है, T1 होता है कि अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर हो, T2 का मतलब है 2 to 5 सेंटीमीटर हो, T3 का मतलब है ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। ज़्यादातर जो सिनेरियोज आते हैं उसके अंदर T2 होता है 2 to 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर दे देता है, 4 सेंटीमीटर। बट यू हैव टू रिमेंबर क्योंकि ये सेल्फ स्टेजिंग में पूछ सकता है। तो कार्सिनोमा इन सीटू हो सकता है T1 लेस देन 2, T2 का मतलब है 2 to 5 सेंटीमीटर, T3 का मतलब है ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, और T4 का मतलब है कि अगर चेस्ट वॉल या फिर स्किन एक्सटेंशन हो गई है। इसी तरह N जो इसकी स्टेजिंग है, N0 का मतलब है कोई नोड इन्वॉल्व नहीं है। N1 का मतलब है कि इप्सिलैटरल पैल्पेबल मोबाइल नोड है। ठीक है, पैल्पेबल मोबाइल इन्वॉल्व्ड इप्सिलेटरल एक्सिलरी नोड। N2 का मतलब है कि फिक्स्ड नोड है लेकिन है इप्सिलैटरल ही। लेकिन अगर N3 आता है तो उसके अंदर इप्सिलेटरी इंटरनल मेमोरी नोड होता है। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि ये अक्सर वो उसकी स्टेजिंग पूछ लेते हैं कि मोबाइल एक्सिलरी इप्सिलेटरल नोड हैं तो N1, फिक्स्ड एक्सिलरी इप्सिलेटरल नोड हैं तो N2, और इंटरनल मेमोरी नोड हैं तो N3। सही है। और अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस है तो 1 और नहीं है तो M0। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। सो ये आपने स्टेजिंग ज़रूर याद रखनी है। और आगे फिर मैनचेस्टर स्टेजिंग सिस्टम है, को स्टेजिंग सिस्टम भी है, इसको याद करने की इतनी ज़रूरत तो नहीं है। और इसके अंदर स्टेज 1 है, इसने ये स्टेज जो है ना आप देख सकते हैं आगे ट्रीटमेंट के लिए। तो स्टेज 1 के अंदर मोबाइल लंप है, स्टेज 2 के अंदर मोबाइल लंप इन ब्रेस्ट पैल्पेबल मोबाइल एक्सिलरी नोड्स। सो स्टेज 3 के अंदर फिक्स्ड लंप है ब्रेस्ट के अंदर विद और विदाउट एक्सिलरी नोड्स। स्टेज 4 के अंदर डिस्टेंट मैट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो जो स्टेज 1 लोकल हो जाएगी ना क्योंकि सिर्फ मोबाइल लंप है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो अब अकॉर्डिंगली जो स्टेज होती है अब सिनेरियो के अंदर जो उसने दिया हुआ है, तो आपने उसकी एक तो कैटेगराइजेशन करनी होती है, उसकी स्टेज बतानी होती है, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेज 0 है, कार्सिनोमा इन सीटू। सो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू होता है और लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू होता है। सो जो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है इसके अंदर इट इज़ प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माइनर डक्ट्स which contain malignant cells that have not breached the basement membrane। तो कार्सिनोमा इन सीटू होता ही वो है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं करता। तो डक्टल कार्सिनोमा
सो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माइनर डक्ट्स। सो डायग्नोसिस मेमोग्राफी पे करते होते हैं। सो अब इसको हम ना डिवाइड करते होते हैं कि 3 इसके ग्रेड्स हैं, लो, इंटरमीडिएट एंड हाई। सो जो ट्रीटमेंट लो ग्रेड का होता है वो पार्शियल मेस्टेक्टमी होता है, जो इंटरमीडिएट ग्रुप का होता है वो पार्शियल मेस्टेक्टमी विद एडजुवेंट रेडियोथेरेपी, और जो मल्टीपल या हाई ग्रेड ट्यूमर होता है उसके अंदर हम कंप्लीट मेस्टेक्टमी विद और विदाउट रेडियोथेरेपी करते होते हैं। सो पार्शियल मेस्टेक्टमी विद रेडियोथेरेपी और पार्शियल कंप्लीट मेस्टेक्टमी विद और विदाउट, ये आपने याद रखना है इन डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। लॉब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू इसी तरह ये टर्मिनल डक्ट लॉब्यूल से अराइज करता है और ये भी एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन तक ही लिमिट रहता है। ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास प्रोफिलैक्टिक टैमोक्सिफेन थेरेपी या फिर बायलैटरल टोटल मेस्टेक्टमी की जाती है। सो वो आगे उसने थोड़ा सा बताया हुआ है कि प्रोफिलैक्टिक मेस्टेक्टमी उन ख़वातीन के अंदर जिनके अंदर BRCA1 डिस्पोजिशन है, सो वो उनके अंदर फिर प्रोफाइलेक्टिक बायलैटरल मेस्टेक्टमी एडवाइस की जा सकती है। उसने एंजेलिना जॉली का बताया हुआ है, आपको पता होगा उन्हें बायलैटरल मेस्टेक्टमी उनके अंदर उन्होंने करवाई थी एट द एज ऑफ 37 ईयर्स। सो एनी हॉलीवुड फ़ैन कैन रिलेट। सो BRCA1 उनकी मदर को था, तो 37 पर उनका भी उन्हें पता लगा कि पॉजिटिव है, तो फिर बायलैटरल मेस्टेक्टमी विद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन हुई है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टेज 1 एंड 2। मोस्ट लाइकली यही सिनेरियो के अंदर आ रहा होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। सो ये आपने अच्छी तरह करना है। तो इसके अंदर आपने, मैं आपको ना अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है तो मैं इसको टोटल भी आपको बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि सर्जरी सबसे पहले आपने सबसे पहले ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करनी होती है, ठीक है। सर्जरी उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वाइड लोकल एक्सीजन करते हैं और 1 सेंटीमीटर मार्जिन ऑफ नॉर्मल जो प्राइमरी ब्रेस्ट जो होते हैं ना, मतलब नॉर्मल अपेयरिंग ब्रेस्ट टिश्यू, उसको भी हमने करना होता है और साथ इसके रेडियोथेरेपी भी करते होते हैं ताकि लोकल रीअकरेंस ना आए। तो ब्रेस्ट कंजर्विंग थेरेपी या सर्जरी विद रेडियोथेरेपी ये आपने मल्टीफोकल ट्यूमर के अंदर नहीं करनी, या ट्यूमर जस्ट बिलो इन्वॉल्विंग निपल। अच्छा, और इसके साथ हमने दूसरा जो हमारा होता है वो मेस्टेक्टमी होता है। सो मेस्टेक्टमी जो होती है वो हम लार्ज ट्यूमर्स के अंदर करते हैं, ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, मल्टीफोकल हों, डक्टल कार्सिनोमा के अंदर हम कर सकते होते हैं। सो इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, सिंपल मेस्टेक्टमी, एक्सटेंडेड सिंपल मेस्टेक्टमी, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी और पैटेज मेस्टेक्टमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो सिंपल मेस्टेक्टमी होते हैं इसके अंदर ब्रेस्ट टिश्यू, निपल, एरियोला निकालते होते हैं। एक्सटेंडेड के अंदर हम ना ये सारी चीज़ें निकाल कर प्लस लेवल 1 के एक्सिलरी नोड्स भी निकालते होते हैं जो हमारे लैटरल टू पेक माइनर थे। इसके साथ साथ जो मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी होती है इसके अंदर हम होल ब्रेस्ट, निपल, एरियोला, एक्जिला का फैट और फेशिया निकालते होते हैं और लेवल 2 तक के लिम्फ नोड्स निकालते होते हैं। अच्छा, इसी तरह उसने आगे एक हेल्स्टेड रेडिकल मेस्टेक्टमी भी लिखी हुई है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो सर्जरी के अंदर आप 2 चीज़ें याद रखें कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी है और विद रेडियोथेरेपी, एंड आगे मेस्टेक्टमी। उसके अंदर भी मेस्टेक्टमी के साथ भी आप रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी यूज़ होती है। आगे उसने स्टेप्स बताए हुए हैं, तो स्टेप्स हम इसको बाद में कर लेते हैं मॉडिफाइड रेडिकल के। लेकिन इसके बाद हमने ना कीमोथेरेपी दे सकते होते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते होते हैं। कीमोथेरेपी फॉर स्टेज 1 एंड 2 डिजीज़ इज़ गिवन फॉर ऑल नोट पॉजिटिव पेशेंट्स। उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं? आजकल जो मॉडर्न ट्रीटमेंट चल रहा है वो एंथ्रासाइक्लिन लाइक डॉक्सोरोबिसिन और एपिरोबिसिन ये दे सकते हैं। ट्रांसट्रिजुमैब भी दे सकते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो कि HER2 पॉजिटिव हैं, सही है। तो कीमोथेरेपी के अंदर हम ये दे सकते होते हैं, एंट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, ट्रांसट्रिजुमैब वगैरह दे सकते हैं। इसी तरह फिर हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी के अंदर एंटी एस्ट्रोजन ड्रग लाइक टमोक्सिफिन एंड एस्ट्राजोल। टमोक्सिफिन जो होती है वो प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर दी जाती है, और ये जो अरोमाटेज इनहिबिटर्स लाइक एस्ट्राजोल होते हैं ये हम पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर देते होते हैं। सो ये जो स्टेज 2 के अंदर यही ट्रीटमेंट आती है। अगर स्टेज 2 का फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिनेरियो पढ़ के बताता हूँ। सो अ 50-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद 4 सेंटीमीटर मास एट अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो उसे ट्रू कट बायोप्सी रिवील्स इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ग्रेड 1, देयर इज़ नो एविडेंस। आपका स्टेज वो पूछ रहा है, एक तो बता रहा है कि एक्सिलरी नोड्स पैल्पेबल नहीं हैं,
सही है। तो मतलब N0 है, 4 सेंटीमीटर मास है। सो T2 आएगी, T2 में 2 से 5 का, तो ये T2 N0 M0। मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपने हेडिंग जो मतलब पॉइंट लिखना है वो अचीव लोकल कंट्रोल। सेकंड के अंदर आप सर्जरी के अंदर आप ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कर सकते हैं, प्लस माइनस रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, और मेस्टेक्टमी प्लस माइनस रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफर कर सकते हैं। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास रेडियोथेरेपी कर सकते हैं आप, सही है। कीमोथेरेपी कर सकते हैं। कीमोथेरेपी में अगर तो HER2 पॉजिटिव है तो ट्रांसट्यूजम में आप दे सकते हैं। इसी तरह आप जो ड्रग्स हैं लाइक एंथ्रासाइक्लिन्स, डॉक्सोरोबिसिन, एपिरोबिसिन, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह और आप एजेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे साइक्लोफॉस्फेमाइड हैं, 5-फ्लोरोयूरेसिल हैं, मेथोट्रेक्सेट हैं, तो ये आप सारे कीमोथेरेपी के अंदर ऑफर कर सकते हैं। इसी तरह हार्मोनल थेरेपी के अंदर टमॉक्सिफिन इन प्री मोनोपोजल वुमेन और एरोमाटेज इनहिबिटर्स इन केस ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी हम देते हैं ER-PR पॉजिटिव केसेस के अंदर, कीमोथेरेपी हम देते होते हैं HER2 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सबसे पहले अपनी सर्जरी, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन और ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी, मेस्टेक्टमी विद रेडियोथेरेपी, उसके बाद आप रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फिर आप रेडियो, कीमो और हार्मोनल थेरेपी, सही है। और एक और उसने सवाल पूछा होता है कि रीसेंट एडवांसेस इन द मैनेजमेंट ऑफ कैंसर क्या हैं, व्हाट आर द रीसेंट एडवांसेस। उसके अंदर न्यू एडजुवेंट थेरेपी और एडजुवेंट थेरेपी, बिफोर एंड आफ्टर आजकल हम कीमो रेडियो देते हैं ना, सो ये आजकल एक नया जो है ना एडवांसेस हैं। बाकी इसी तरह उसने 1.8 × 2 सेंटीमीटर का एक दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ब्रेस्ट मोबाइल है, मोबाइल इप्सीलेटरल नोड्स हैं, तो बताएं कौन सा। मोबाइल इप्सीलेटरल है मतलब N1 और 1.8 सेंटीमीटर का मतलब T1 स्टेज होगी। उसने यही पूछा हुआ है। बाकी उसने इन्वेस्टिगेशन पूछी हुई है। और अच्छा, जो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी होती है ना, BCT, ये प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी होती। अच्छा, आगे इसके अंदर और कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, और हाँ जी, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो हम अगले स्टेज के ऊपर अपने जाते हैं। सो स्टेज 3 के अंदर, मतलब अगर स्टेज 3 है तो उसके अंदर हम मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी करते हैं, और उसके बाद एडजुवेंट कीमो और रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, और हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं। स्टेज 4 जो है, जैसे कि हमने पहले बात की थी, तो मेटास्टेटिक स्टेज है, तो इसके अंदर हम सिम्टोमेटिक या पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। सो इसके अंदर हम जो मेस्टेक्टमी करते होते हैं उसको हम टॉयलेट मेस्टेक्टमी करते हैं, क्योंकि स्टेज 4 के अंदर फंगेटिंग ग्रोथ होती है, तो हम टॉयलेट मेस्टेक्टमी करते होते हैं। हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं, सही है। कीमोथेरेपी दे सकते हैं, सही है। हार्मोनल थेरेपी तभी देंगे अगर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव हो, HER2 पॉजिटिव। इसी तरह कीमोथेरेपी हम दे सकते हैं, और पेन कंट्रोल के लिए हम NSAIDs दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं फॉर श्रिंकेज ऑफ फंगेटिंग ग्रोथ। और अगर चेस्ट प्लूरल एफ्यूजन है तो उसको ड्रेनेज और प्लूरोडेसिस कर सकते हैं। ब्रेन एडीमा अगर हो गया है तो मेट्स हो गए हैं, तो ब्रेन एडीमा के मेट्स के लिए हम स्टेरॉइड्स वगैरह दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप वो कौन से सिम्टम्स है, सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी, पेन कंट्रोल, रेडियोथेरेपी हम दे सकते हैं। सो ये आपका जो है हार्मोनल थेरेपी, ये आपका जो है ना स्टेजेस के अकॉर्डिंगली हमने इसको कर लिया। तो स्टेज 1 और 2 को आपने ज़रूर याद रखना है। एक हमारा क्वेश्चन रह गया था स्टेप्स ऑफ मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। तो इसका क्वेश्चन आता होता है कि कौन से स्ट्रक्चर प्रिजर्व करने हैं, कौन सी नर्व प्रिजर्व करनी है, लेवल्स कौन से होते हैं एक्सिलरी नोड्स के। सो ये आपने ज़रूर याद रखना है। तो ये हम मैं बता देता हूँ जो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर इसको लेटाया जाता है, इलिप्टिकल इंसिजन दिया जाता है, आप देख सकते होंगे पिक्चर के अंदर, और जो स्किन फ्लैप्स हैं और सबक्यूटेनियस पेटिशिया इसको रेज किया जाता है, और जो अपर फ्लैप है वो क्लेविकल तक रेज करते होते हैं, और जो लोअर फ्लैप है वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल। इस तरह हम रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट करते हैं अलॉन्ग विद एक्सिलरी ट्रेल, और फिर एक्सिलरी क्लियरेंस किया करते हैं। तो क्लियरेंस के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें निकालनी होती हैं। सो रिमूवल ऑफ फैट्स, ठीक है, एंड लिम्फ नोड्स अप टू द लेवल ऑफ 2। इसी तरह डायसेक्शन के दौरान हमने लॉन्ग थोरेसिक नर्व्स, थोरैकोडोर्सल नर्व, ये हमने सेव करनी होती है।
इसके साथ एक्सिलरी वेन भी हम इसको देख सकते हैं, लॉन्ग थोरेसिक थोरैकोडोर्सल, ये अपनी चीज़ें सेव करनी है। इसके बाद हम सक्शन ड्रेन लगा के इसको क्लोज़ कर देते होते हैं। तो इसके बाद फिर हम रिकन्स्ट्रक्शन बाद में ऑफ़र करते होते हैं। सो इसके अंदर बस यही है, एनेस्थीसिया दें आप, उसकी पोजीशन सुपाइन पोजीशन के अंदर इंसिजन देना है आपने, फ्लैप्स रेज करने हैं, ब्रेस्ट को रिमूव करना है, एक्सिलरी क्लियरेंस करनी है और क्लोजर करना है। इसकी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। नर्व्स टू बी प्रिजर्व्ड इन मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी। तो मैंने आपको जैसे बताया, लॉन्ग थोरेसिक नर्व दैट सप्लाइज द सेरेटस इंटीरियर, थोरैकोडोर्सल नर्व दैट सप्लाइज द लेटिसमस डॉर्सी, और कुछ नर्व्स होती हैं इंटरकोस्टोब्रेकियल, ये आपकी टेल ऑफ ब्रेस्ट, एक्सेला और लेटरल वॉल को सप्लाई कर रही होती है। ये लेवल्स ऑफ एक्सिलरी क्लियरेंस, लेवल 1 मैंने आपको बताया था लेटरल टू पेक माइनर होता है, लेवल 2 पोस्टीरियर टू पेक माइनर होता है, लेवल 3 मीडियल टू पेक माइनर होता है। तो इसने आगे उसने ज़्यादा डिटेल वैसे दी हुई है। जो लेटरल लेवल 1 के जो लेटरल टू पेक माइनर होते हैं उनके अंदर एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल नोड्स होते हैं। जो लेवल 2 पोस्टीरियर टू पेक माइनर होते हैं ये सेंट्रल और इंटरपेक्टोरल या रोटर्स नोड होते हैं, और लेवल 3 के अंदर हमारे पास एपिकल नोड्स होते हैं जो कि मीडियल टू पेक माइनर होते हैं। इसी तरह उसने पूछा हुआ स्ट्रक्चर्स टू बी डायसेक्टेड इन पैटीज मेस्टेक्टमी और मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। होल ब्रेस्ट को हम डायसेक्ट करते हैं, large portion of skin containing areola and nipple, all the fat and fascia of axilla and axillary lymph nodes up to level 2। 4 चीज़ें, एक तो ब्रेस्ट रिमूव किया हमने, एरियोला और स्किन रिमूव की, एक्सिला का फैट और फैशिया रिमूव किया, और उसके लिम्फ नोड्स अप टू लेवल 5। अच्छा, इसकी तरह उसने पूछा हुआ एक्सेस टू एक्सिला इन पैटेज, हम एक्सिला को कैसे एक्सेस करते हैं इन पैटेज मेस्टेक्टमी। सो रिट्रैक्शन और डिवीजन ऑफ पेक माइनर मसल। कौन से स्ट्रक्चर्स हमने प्रिजर्व करने हैं, जैसे मैं बताया लॉन्ग थोरेसिक, थोरैकोडोर्सल, इंटरकोस्टल, ये तो नर्व्स हमने प्रिजर्व करनी है। इसी तरह वेन्स के अंदर हम एक्सिलरी वेन और सेफेलिक वेन को प्रिजर्व करते हैं, और पेक माइनर मसल को भी हम करते हैं। सो इसी तरह उसने पूछा हुआ है कि हाउ वुड यू अवॉइड शोल्डर जॉइंट स्टिफनेस पोस्ट ऑपरेटिवली। तो शोल्डर जॉइंट को कौन सी चीज़ सप्लाई कर रही है, तो आपने उसमें देखना है कि यू हैव टू प्रिजर्व द लॉन्ग थोरेसिक नर्व, सही है, जो सेरेटस इंटीरियर को प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद उसने स्ट्रक्चर्स टू बी कॉम्प्लिकेशंस, हाँ उसने पूछी हुई है। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सिरोमा हो सकता है, इंजरी या थ्रोम्बोसिस ऑफ एक्सिलरी वेन हो सकता है, शोल्डर डिसफंक्शन या विंग्ड स्कैपुला हो सकती है, पेन नमनेस हो सकती है, लिम्फेडीमा हो सकता है, एक्सिलरी हाइपरथीसिया हो सकता है, नमनेस पेक्टोरल जो है मसल एट्रोफी हो सकती है। तो जो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमाटोमा, सिरोमा, वुंड इन्फेक्शन, फ्लैप नेक्रोसिस, इंजरी टू लॉन्ग थोरेसिस नर्व, ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाती है, थोरैकोडोर्सल नर्व, तो आपने याद रखना है। इसी तरह रिकन्स्ट्रक्शन हम कैसे करते होते हैं, इसके बाद सिलिकॉन इम्प्लांटेशन होती है, या फिर हम 2 फ्लैप्स यूज़ करते हैं, लेटिसमस डॉर्साई मसल का फ्लैप LD फ्लैप, या फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल का जो ट्रैम फ्लैप होता है ना, वो हम यूज़ करते होते हैं। उसके बाद सेंटिनल नोड बायोप्सी है। तो ये जो सेंटिनल नोड होता है ना, ये फर्स्ट लिम्फ नोड होता है जो कि लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम अ ट्यूमर रिसीव करता है। सो इसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है, और इसके अंदर और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। सो ये हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी कुछ रह ना गया हो। हाँ जी, ये इसने पूछा हुआ है, बल्कि सिलिकॉन इम्प्लांट्स कर सकते हैं हम, लेटिसमस डॉर्साई फ्लैप है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का फ्लैप हो सकता है, 3 फ्लैप और हैं, सुपीरियर ग्लूटियल फ्लैप, रूबेंस फ्लैप और मेमोप्लास्टी भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको जैसे बताया कि ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर जो कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है ना, FNAC होती है, सही है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर जो स्क्रीनिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो मेमोग्राफी है, लेकिन वैसे ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन में करनी हो तो FNAC इज़। इसी तरह जो लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस है ना, उसके अंदर रिपीटेड US अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन हमारी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है। सो हमारा ये ब्रेस्ट का टॉपिक ख़त्म हो गया है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।